गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका से संबंधित, और इसी में जो शुरुआत किए थे यहाँ के पर्वत, पठार, मरुस्थल, झील और यहाँ के जो घास के मैदान थे, इन सब के बारे में डिटेल हम लोग कल इसके बारे में अध्ययन किए थे। पर्वतों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती थी, उसका नाम क्या था? एंडीज था। वो एंडीज की उत्पत्ति से रिलेटेड जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत थे, उस सिद्धांतों के बारे में हम लोग देखा था कि जब दो प्लेटें हैं वहां पे टकरा रही हैं, टकराने की वजह से एंडीज की उत्पत्ति हो रही थी। तो इनमें से एक महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, और दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी थी? महाद्वीपीय प्लेट थी, महाद्वीपीय प्लेट। फिर बात आती है महासागरीय प्लेट की, वो कौन सी थी? तो उत्तर क्या होगा आपका? नजका प्लेट थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, नजका प्लेट, क्योंकि जो कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट से रॉकीज की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो महाद्वीपीय प्लेट थी, इस महाद्वीपीय प्लेट का नाम क्या था? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति हुई है। और जब दोनों आपस में टकराई है तो इसका घनत्व ज्यादा था, और जब इसका घनत्व नजका का ज्यादा था तो परिणाम क्या हुआ है? नजका प्लेट है ये नीचे की ओर सबमर्ज हुई है, और दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट है वो ऊपर की ओर आई है। इसके परिणामतः क्या हो रहा है यहाँ पे कि मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है, और पर्वत का नाम क्या है? एंडीज। फिर दूसरी बात देखा जाता है यहाँ पे गर्त का निर्माण हो रहा है। गर्त में देखें कौन कौन सी गर्त थी? एक था आपका पेरू गर्त, और दूसरा था आपका चिली गर्त। फिर इसके बाद ज्वालामुखी से रिलेटेड, ज्वालामुखी में कोटोपैक्सी था आपका, चिम्बारेजो था आपका, फिर मिस्टी था, अंकांगुआ था, और सलाडो था। ये सारे यानी यहाँ पे हम लोग इसके ज्वालामुखी से रिलेटेड जो प्रमुख पर्वत है उन सब के बारे में पढ़े थे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ पठारों के बारे में देखा गया था। पठारों में था एक बोल्बिया का पठार। बोल्बिया के पठार पे दो झीलें पाई जा रही थी। एक झील थी जो कि आपके जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील थी, टिटिकाका, और दूसरी झील थी आपकी पोपू झील, है ना। तो दो झीलें यहाँ पर थी, और इन्हीं झीलों के आसपास देखा जाए तो वहीं पे आपका टिन का भंडार पाया जाता है, जो कि बोल्बिया विश्व में सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन कर रहा था। जहाँ पे टिटिकाका था, टिटिकाका के पास ही आपका एक राजधानी थी, उसका नाम क्या था? लापाज। लापाज, ठीक। तो एक समय था जो कि लापाज था वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हुआ करती थी, है ना। एक दौर था जब ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी थी। लेकिन यहीं पर क्या हुआ कि जल की समस्याएं हुई, और जल की समस्या उत्पन्न होने की वजह से इसने अपने राजधानी को क्या कर दिया गया? उपराजधानी दूसरी बना दी। किसको? सुक्रे को बना दिया, है ना। और जब सुक्रे को बनाई गई तब यहाँ पे इसका अपना अस्तित्व इसने खो दिया ये, कि अब प्रेजेंट टाइम में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर इससे राजधानी कौन सी हो गई? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो हो गई थी ये, है ना। इसके बारे में पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग इसके मरुस्थल के बारे में पढ़े थे। एक था आपका जो मकर रेखा पर स्थित था, आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल था। उसी में एक क्षेत्र था जो कि चिली की सबसे उत्तरी सीमा पर था, उसका नाम क्या था? अरिका। ठीक, तो अरिका जो कि एवेस्टाक और नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका ये, है ना। और वहीं पर एक आपका मिलता है चुक्की कमाटा, जो कि तांबे की खान से संबंधित था। अब इसके बाद दूसरा देखें हम लोग, जो पठार से रिलेटेड के आगे की बात करते हैं हम लोग, कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो अन्य पठार हैं तो वो भी देखिए खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे वो, क्योंकि पठार की उपयोगिता है क्या चीज? तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पठार का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, तो पता चलता है कि जो पठार होती है वही हमारी अर्थव्यवस्था का मूल साधन होता है वो। ठीक, जितने भी खनिज संसाधन होते हैं सब वहीं पर ये मिलते हैं, या ये कह सकते हैं पठारों का खनन करना आसान होता है। यही कारण है कि वहाँ पे जितने भी खनिज संसाधन होते हैं उनका दोहन कर लिया जाता है ये। ठीक, तो इसी में एक आपका जो पठार मिलेगा, साउथ की तरफ आते हैं मकर रेखा के ठीक है नीचे की ओर, तो उसमें देखिए आपको दिखाई देगा पेंटागोनिया, है ना। साउथ की तरफ आइएगा, अर्जेंटीना जहां पे है, ठीक, पेंटागोनिया, है ना। तो पेंटागोनिया का पठार, और पेंटागोनिया के पठार के साथ में ही आपको डेजर्ट भी मिलेगा वहां पे,
वहीं पे पेंटागोनिया का डेजर्ट भी मिलेगा। तो इस तरफ देखें यहाँ पे, हाँ पेंटागोनिया डेजर्ट भी है वहीं पे, पेंटागोनिया प्लेटो है ना, दोनों का आश्रित मिलता है। पेंटागोनिया मरुस्थल, या इसे कह सकते हैं पेंटागोनिया पठार। तो अर्जेंटीना का बिल्कुल ये साउथ वाला जो पोर्शन है वहीं पर आपका ये मिलेगा ये। और इस पेंटागोनिया के पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंडीज मिलता है। ये क्या मिलेगा, एंडीज। तो पठारों की बात करें हम लोग, तो पठारों का देखिए एक प्रकार ये होता है कि ऐसे पठार जब दो पर्वतों के बीच स्थित हो, जब दो पर्वतों के बीच स्थित होते हैं तो उन्हें किस प्रकार का पठार का नाम दिया जाएगा, अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। उन्हें क्या नाम दिया जाता है, अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। तो जहां भी आपको ऐसा मिले कि दो पर्वत हो, दो पर्वतों के बीच में हो, और जब कहीं पर भी पठार कहीं पे मिले आपको कि एक पर्वत हो ऐसे, और इस पठार के, इस पर्वत के किनारे आपको एक पठार ऐसे मिल जाए, तो इस प्रकार के पठार को कहा जाता है गिरिपदीय पठार। क्या नाम दिया जाता है, गिरिपदीय पठार। ठीक, तो हालांकि पठार आपका फिजिकल में एक टॉपिक भी आपको पढ़ना रहता है। ठीक, तो वहाँ पे पठारों के प्रकार, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल देते हैं हम लोग इन्हीं का देते हैं हम लोग। तो बात आती है जो पेंटागोनिया का जो पठार है किस प्रकार का पठार का एग्जाम्पल है, उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, गिरिपदीय पठार है। कैसा है ये, गिरिपदीय पठार। और जबकि वहीं पे बोल्विया का पठार था वो कैसा था आपका, वो अंतःपर्वतीय पठार का था, वो है ना, किसका एग्जाम्पल था, वो अंतःपर्वतीय पठार का वो एग्जाम्पल था ये। तो ये पेंटागोनिया का पठार है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार इसी को कहा जाता है। अब जो गिरिपदीय पठार है लो लैटिट्यूड पर है कि हाई लैटिट्यूड पर, बात आती है ये किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये हाई लैटिट्यूड पर है। ये कैसा है, ये हाई लैटिट्यूड है ना, तो ये उच्च अक्षांश पर आएगा। ये उच्च अक्षांश लगभग यानी कितना अक्षांश जा रहा है ये, अगर इसको आप लोग देखें तो 30 के ऊपर यानी चला जाएगा 40 के आसपास, 40-45 ये चला जा रहा है इसका ये। ठीक ना, तो एक तरह से यानी उच्च अक्षांश के आसपास जा रहा है। जब उच्च अक्षांश के आसपास जा रहा है तो परिणाम क्या होगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा ये, तो उत्तर क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर जो होगा कम होगा ये, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये कम होगा ये। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरा आपका मरुस्थल पाया जा रहा है ये, तो ये किस प्रकार का मरुस्थल होगा, उष्ण क्या शीतोष्ण, तो उत्तर क्या होगा, शीतोष्ण। विश्व के जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनको हम लोग दो उपवर्गों में डिवाइड करते हैं, एक होता है उष्ण मरुस्थल होता है, एक होता है शीतोष्ण मरुस्थल। ऐसे मरुस्थल जो भूमध्य रेखा और कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं, कर्क और मकर के बीच में पाए जाएंगे उन्हें उष्ण कहा जाता है, और कर्क और मकर रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण जो भी पाए जाते हैं उच्च अक्षांशों पर, वो कैसे होते हैं, शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं। तो इस प्रकार का ये जो मरुस्थल कैसा होगा आपका ये, तो उत्तर क्या होगा ये सर, ये शीतोष्ण मरुस्थल होगा। कैसा होगा, शीतोष्ण मरुस्थल ये आता है। अब ओपन में है उदय ने मरुस्थल के क्षेत्र की जलवायु के बारे में पूरा भली भांति बताया है कि उन्होंने मरुस्थल के जो वर्गीकरण किया है उसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक था आपका बी अक्षर से किया था, इसी को कैसा किया था, मरुस्थलों को बी अक्षर से किया था। और जब बी अक्षर से किया है तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, शीतोष्ण होते हैं। यानी एक को हम लोग स्मॉल एच कर सकते हैं और एक को स्मॉल के कर सकते हैं। के का मतलब यहाँ पे कोल्ड और एच का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट, इससे याद कर लीजिएगा ये। यानी एक होगा गर्म क्षेत्र के मरुस्थल होंगे, एक होंगे ठंडे प्रदेश के मरुस्थल होंगे। और फिर
जो H वाला होगा, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जहां पे जल की उपलब्धता होगी और कुछ ऐसे होंगे जहां पे जल की उपलब्धता नहीं होगी। या ये कह सकते हैं ये मरुस्थल जहां पे 50 से 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो तो उसे यानी कहा जाता है उष्ण मरुस्थल कहते हैं उसे कैसे कहेंगे? उष्ण कहेंगे। और जहां पर 50 से ज्यादा 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाए वो कैसा होगा? स्टेपी मरुस्थल हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? स्टेपी मरुस्थल हो जाता है। तो फिर कोपेन ने क्या किया है कि इसको दो उपभागों में फिर डिवाइड किया था। इसी को यानी कि एक अच्छा डिनोट किया था कैपिटल W और एक था आपका कैपिटल S। ठीक, एक था कैपिटल W और एक क्या था? कैपिटल S। अब यहां से देखिए जब इन तीनों को मिलाकर के एक साथ कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा आपका? BWH। ये क्या हो जाएगा? BWH हो जाता। और जब इसको मिला के कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? BSH। इस पर देखिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, बार बार कोपेन को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोपेन से 100% है आपका क्वेश्चन आना ही आना रहता है, हर पेपर में आ रहा है ये, ठीक है ना। तो जो चीज जहां पे देखिए अगर हर पेपर में आ रहा है तो उसके इतना ज्यादा कर लीजिए कि वहां से कभी गलत होने की संभावना आपकी रहे ही ना। और सोचे कि एक बार कोपेन की थ्योरी अगर पढ़ लेंगे वहां पे अगर आप सोचे याद हो जाएगा, इम्पॉसिबल, याद नहीं हो पाएगा, याद करेंगे भूल जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया है कि जब आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसी समय यानी कोपेन को इतना तैयार कर डालिए कि कोपेन बचे ही ना आपका, वो है ना, कोपेन बचेगा ही नहीं आपका, ये है ना। तो यहां से देखिए क्या होगा? BWH और क्या होगा? BSH हो गया। इसी प्रकार जो K वाला है, K वालों को भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं दो भागों में। एक क्या हो जाएगा? W और एक क्या हो जाएगा आपका? S हो जाएगा। तो W का मतलब क्या था आपका? उष्ण था आपका, शुष्क है ना, उष्ण या शुष्क कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका? BWK और ये क्या हो जाएगा आपका? B कैपिटल S और K। यही तो हुआ आपका है। नहीं, वर्षा की मात्रा भी है ना, क्योंकि नखलिस्तान हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है। नखलिस्तान है क्या चीज? तो नखलिस्तान वही होता है जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी वर्ष के जल की उपलब्धता हो जाती है, वही आपके स्टेपी प्रकार की क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। नहीं, अब समर ड्राई उसमें मत करिएगा। ये वो स्मॉल SW का था। वो कब का था? वो जो समर ड्राई और विंटर ड्राई था वो कब कर रहे थे हम लोग? वो उस समय कर रहे थे जब हम लोग स्मॉल S और स्मॉल W का प्रयोग करते थे। यहाँ पे कैपिटल S और कैपिटल W के लिए, ये दोनों में अंतर है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि पेंटागोनिया में कौन सी यानी जलवायु पाई जाएगी कोपेन के अनुसार, तो यहाँ से अपने आप क्लियर है कि H प्रकार की जलवायु तो मिलेगी नहीं, ये नहीं पाई जाएगी, और ए भी आपकी नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? K प्रकार की जलवायु, है ना। यहाँ पर क्या होगा? K प्रकार की, यानी या तो ये पाई जा सकती या तो ये पाई जा सकती, दोनों में से एक मिलेगा आपको ये। फिर अब बात आती है कि किस जगह पर यानी K पाई जाएगी और किस जगह पर आपकी S पाई जाएगी, और सॉरी किस जगह पे BWK पाया जाएगा, किस जगह पे PSK पाया जाएगा। तो देखिए आपको फिगर से अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है कि अगर यहाँ पे एंडीज पर्वत है और इसके साथ लगा हुआ कोई गिरिपदीय पठार है और जो हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, है ना, तो हवाएं जो चल रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इस तट वाले क्षेत्र पे क्या होगा? यहाँ तो वर्षा कर देगी, है ना। ये वाला एरिया क्या होगा? वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश होता है। ये एरिया क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश होता है। और जब ये वृष्टि छाया प्रदेश होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आर्द्रता की कमी आएगी कि नहीं आएगी, है ना, आर्द्रता की कमी आएगी। और जब आर्द्रता की कमी आएगी तो परिणाम क्या होगा? यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाएगी? तो उत्तर क्या होगा? BWK प्रकार की जलवायु पाई। मतलब इसके साथ लगा हुआ जो ये आपका है
ये एरिया जो होगा, यहाँ पर BWK पाई जाएगी। लेकिन इस तट के सहारे जो इधर वाला जो पोर्शन होगा इधर का, इस एरिया में क्या होगा आपके BSK पाई जाएगी। तो एक स्ट्रक्चर से आप ये भी यानी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रकार की जलवायु पाई जाएगी कि नहीं। अगर आप इससे रिसर्च करेंगे तो यही चीज़ें क्या करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर जा करके रहना पड़ेगा, पेंटागोनिया मरुस्थल से रिलेटेड जा करके उसको रिसर्च करना पड़ेगा पूरा पकाएगा, और तब वो देखेगा अपने रिसर्च पेपर में लिखेंगे हाँ ऐसा ये पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। हमबोल्ट जैसे भूगोलवेता थे वो लोग क्या करते थे, यही काम करते थे अपने साथ, यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का सामान ले जा करके, कंपास हो गया और प्लेन टेबल सर्वे हो गया, ये सब ले जा करके उनका सर्वे करते थे सारा का सारा। तो एंडीज पर्वत का पूरा सर्वे है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये हमबोल्ट से ही जुड़ा हुआ है पूरा वो, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे ये देखने को मिलता है ये। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला कि एक मैक्सिमम देखा जाता है आपका ये शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है ये। और पेंटागोनिया का जो पठार है ये, है ना, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कि पेट्रोल पाया जाता है ये, और इसके अलावा यहाँ पे गैस, पेट्रोल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं ये। तो एक अर्थव्यवस्था का ये आपका ये साधन मिल जाता है इनका, पेट्रोल और गैस से रिलेटेड है ये। और अर्जेंटीना में इसके अलावा देखिए क्या है कि यहाँ पे पशु भी पाले जाते हैं, और पशु में कौन से आएंगे, भेड़। क्यों भेड़ आएंगे ये भी आपका देखिए क्लियर है। ऊंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊंट आपके कहाँ पाले जाएंगे, रेगिस्तान वो भी रहेगा, रेगिस्तान पे भी है, लेकिन वो उष्ण वाले में रहेंगे, है ना, कर्क में कर। यहाँ पर क्या है, वूलन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे यानी जानवर पाले जाएंगे जिनके बड़े बड़े यानी वूलन यानी बाल होते हैं। तो भेड़ की यानी ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस एरिया में भेड़ का यानी पालन यानी सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक। तो ये इसका ये पार्टी हो गया ये। फिर इसके बाद दूसरा देखिए जो पठार देखते हैं हम लोग, यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ब्राज़ील, है ना। तो ब्राज़ील में एक पठार मिलेगा आपको, उसी कहा जाता है ब्राज़ीलियन प्लेटो कहते हैं, या ब्राज़ीलियन हाईलैंड कहा जाता है उसी को, हाँ, या कहेंगे ब्राज़ील की उच्च भूभाग या वो उच्च भूमि क्षेत्र है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, इसके उत्तरी क्षेत्र में आपको ये यहाँ पे दिखाई देता है ये, है ना। तो दूसरा हेडिंग डालते हैं हम लोग इसका, जो दूसरा पार्ट है कि ब्राज़ील का उच्च भूमि क्षेत्र, है ना। देखिएगा मानचित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि ब्राज़ील का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, ब्राज़ील का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वहीं पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये। ब्राज़ील का उच्च भूक्षेत्र, और एक आपको इस एरिया में मिलता है उसका नाम है कटिंगा। यहाँ पे मिलेगा कटिंगा, जो झाड़ियाँ यहाँ की पाई जा रही है ये। और इसी के पश्चिम में आपको मांटो ग्रासो, मांटो ग्रासो, तीन पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ के जो पठारी क्षेत्र है ब्राज़ील के उच्च भू क्षेत्र को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका ब्राज़ील का उच्च क्षेत्र है, दूसरा आपका कटिंगा जो झाड़ियाँ पाई जा रही है, दूसरा आपका मांटो ग्रासो जो कि घास के मैदानी क्षेत्र हैं। ये तीन पार्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये। अब इसी क्षेत्र में देखिएगा
एक जगह मिलेगा आपको रियो डी जेनेरे मिलता है, एक क्षेत्र क्या मिलता है, रियो डी जेनेरे। तो रियो डी जेनेरे कहाँ मिलेगा आपका, इस एरिया यानी यहाँ पे पार्ट पे आ जाएगा इसके। रियो डी जेनेरे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है आपका रियो डी जेनेरे। 1960 से पहले ये ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो ब्राजील की पुरानी भी राजधानी थी। बाद में हुआ कि यहाँ पे ब्रासीलिया नाम का एक पेड़ पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। वो ब्राजील का कैसा है, राष्ट्रीय वृक्ष है। उसी वृक्ष के नाम पर इसकी राजधानी फिर रख दी गई है ब्रासीलिया। ब्राजील से ही ब्रासीलिया का नामकरण हुआ है ये, ठीक। तो रियो डी जेनेरे की बात करें तो 1992 में UNFCCC, पूरा नाम क्या होगा, हाँ कन्वर्जेंसेशन क्लाइमेट चेंज, ठीक ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन क्लाइमेट चेंज, है ना। तो UNFCCC ने क्या किया कि यहाँ पर एजेंडा 21 का एक अपना तैयार किया। एजेंडा 21 पूछा जाता है भी कि कब की बात है, UNFCCC का 1992 की घटना है ये। यहीं पर आपका एजेंडा 21 आता है। क्या था ये एजेंडा 21? हाँ, ये था, ये वैश्विक स्तर पर नियोजन से रिलेटेड था कि 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी के पश्चात जैसे हम 21वीं शताब्दी के दौर में पहुंचेंगे तो ये एजेंडा 21 के लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, नियोजन करेंगे पूरा का पूरा। इस एजेंडा 21 में ऐसे ऐसे मुद्दों को लाया गया जिससे विस्तृत स्तर पर पूरे देश का विकास हो सके, जैसे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी। और यही कारण है, देखिए 21वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी जैसे समाप्त, 21वीं शताब्दी के बाद इन लोगों ने इंडेक्स निकालना शुरू किया, हंगर इंडेक्स, है ना। जो इंडेक्स निकालने की बात आई थी वो यहीं से आया था कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा देश है जहाँ पे भूखमरी की समस्या हो रही है, कौन सा देश है जहाँ पे बेरोजगारी की है, कहाँ पर ऐसे हैं जहाँ की पेयजल की समस्या है, कहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या की समस्या है, तो हर स्वास्थ्य की समस्या है ना। ये सारे आंकड़े इंडेक्स निकालने की बात की गई सब चीज़ें। अब जब ये इंडेक्स निकाला गया तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि किन देश की मदद की जा सकती है और किन की मदद ना किया जाए। तो ऐसे देश जो पर्यावरण से रिलेटेड रहें और उसके यानी UNFCCC का सहयोग कर रहे हों, उनकी ये लोग क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। और जो लोग यानी उनके अनहोनी करते हैं उनसे यानी ये पूरा का पूरा अपना जो ग्रांट जो दिए रहते हैं वो वापस ले लेते हैं। वैश्विक स्तर पर ये सारी चीज़ें ये दी गई थी। जैसे शिक्षा से रिलेटेड भी इसके अंतर्गत शामिल था ये, कि अब जो निकाला जाता है HDI इंडेक्स निकाला जाता है भी, ठीक। तो HDI में देखिए आपका क्या है, पर कैपिटा इनकम भी है, शिक्षा भी है और जीवन प्रत्याशा भी है, स्वास्थ्य, तीनों चीज़ों का यानी मिला जुला ये रूप रहता है ये। तीनों चीज़ों का ये मिला जुला रूप रहेगा ये, ठीक। तो अब शिक्षा से यानी कोई भी अगर देश अपना HDI अगर बनाना चाहे तो उसको क्या है, शिक्षा का परसेंटेज को ऊंचा करना पड़ेगा, है ना। अब शिक्षा का जो परसेंटेज ऊंचा करेगा तो क्या करेगा, वो अपने यहाँ ऐसे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेगा जिनके पास पैसे ना हो,
जिनके पास क्या हो, पैसे ना हो। और पैसे ना हो तो मतलब क्या होगा वो, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त शिक्षा प्रणाली है उससे यानी फ्री एजुकेशन मिले, जैसे प्राइमरी से रिलेटेड, अपर प्राइमरी से रिलेटेड, या ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड के यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो, है ना, तो वहाँ पर क्या है कि उनको यानी शिक्षित आसानी से किया जा सकता है ये। फिर बात आई कि इस स्ट्रक्चर को देगा कौन, करवाएगा कैसे, तो UNFCCC क्या बोला है कि हम करवाएंगे आपको सारी की सारी। और यही कारण है कि सन 2000 से लेकर के और सन 2022 तक देखिएगा, ये वो दौर है जहाँ पे प्राइमरी अपर प्राइमरी में यानी लाखों भर्तियां हुई। नहीं, सन 2000 पहले की अगर बात करें तो कोई यानी विद्यार्थी है बीएड नहीं करता था, ये हालात था ये। चौथा यानी पांचवा जो वेतन आयोग था उस समय का वो, ठीक, तो वो, तो उसमें ये समस्या थी। लेकिन जब एजेंडा 21 पास किया गया तो प्राइमरी में क्या है, लाखों भर्तियां आई हैं सब, लोग प्राइवेट नौकरी को छोड़ करके यानी टीचिंग में आना शुरू किए हैं तब जाकर। नहीं तो इससे पहले था कंप्यूटर सेंटर, यानी इतना ज़्यादा बढ़िया व्यापक रूप से था, लोग उसको यानी प्रोवाइड करते थे, IT सेक्टर को ज़्यादा करते थे, ठीक। तो एजुकेशन से रिलेटेड तो ये एक दौर दिया गया था कि अब यानी इतने समय तक यानी हम लोग क्या है एजुकेशन को यानी हेल्प करेंगे, इसमें अगर अपनी स्थिति को अगर सुधार लीजिए तब तो ठीक है, अगर नहीं सुधार पाएंगे तो उसके बाद यानी कोई हेल्प नहीं है। जितने भी ग्रांट आते थे वो क्या क्या करते थे, UNFCCC ही यानी उनको प्रोवाइड करती थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो और चाहे टीचर से रिलेटेड जितनी भी यानी वो सैलरी दी जाती थी। 60% पूरा का पूरा इनका ही रहता था पूरा। अब उसके बाद देखिए क्या हालत है ना, इसके बाद देखिए क्या है कि गवर्नमेंट चाह करके भी यानी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रांट अब मिल ही नहीं रहा है, यानी जहाँ से भाई एक अपना ड्यू डेट दे दिया था इसने, वहाँ से वो हो गया इसी है ना। तो ये यानी एजेंडा 21 तो किससे रिलेटेड है, रियो सम्मेलन से रिलेटेड। कब हुआ था? 1992। ये क्या किया कि हर 5-5 साल पे यानी अपना ये प्रोग्रेस यानी करना शुरू किया गया। इसी को वैश्विक स्तर पर लागू किया गया था, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ जो आपका ये पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। बीस साल के बाद है ना, 20 साल के बाद जब 2012 आया तो उसी को नाम दिया गया रियो 20 कहा गया। देख रहे हैं, रियो 20 नाम दिया गया था उसी को। 20 साल के बाद एजेंडा 21 का क्या कर दिया, सर्वे किया गया कि कौन कौन देश हैं जो कि एजेंडा 21 के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, कौन है जो कि हासिल नहीं कर रहा है। हाँ, वो पृथ्वी +5 था, ठीक। या इसी को पृथ्वी 20 सम्मेलन भी कहा गया। इसी क्या कहा गया, पृथ्वी 20 सम्मेलन। अब उतना ज़्यादा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, खींचेंगे, है ना, इसलिए शॉर्ट करना रहता है, ठीक। तो अब ये देखिए, जब 2012 में जब ये रियो 20 का सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे ये हुआ कि शिक्षा का स्तर उन सब देशों में अभी भी उसी हाल पर है। प्राइमरी वाले अगर टीचर की बात करें, वो केवल एक खाना पूर्ति के लिए केवल स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर यानी कोई भी शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा है। और फिर वहाँ पे UNFCCC क्या कह रही है कि ज़्यादा नहीं, अब 10 साल और बस। जहाँ पे रियो 30 आया वहीं पर ये ग्रांट बिल्कुल स्टॉप कर दी जाएगा, है ना। जो 2022 डेट आया तो 10 साल के बाद ही तो आएगा आपका रियो 30 जिसे कहते हैं, तो वही 2022 के बाद है, पूरा का पूरा ये समाप्त कर दिया। यही कारण है बिहार में देखिए जो वैकेंसियाँ निकली है, तो वैकेंसियाँ जो निकली है क्या, उत्तर प्रदेश के जितने भी टीचर हुए या पहले के जो प्राइमरी टीचर उनके हाफ सैलरी पर हो रही है वो, है ना। क्यों हो रही है, कारण अपने आप पता है कि UNFCCC क्या कर रहा है अपना, वो जो ग्रांट वहाँ से मिल रही थी वो ग्रांट अब हटा लिया। और वही सेम क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी यही लागू करने जा रहा है।
ठीक। तो ये सब बहुत पहले की कहानी थी, ये सब बनाई गई थी भूल क्या सारी चीजें, है ना। ये सारी चीजें होगी, ये सब चीजें, है ना, कि अब आप अपना सक्षम खुद करिए। और एजेंडा 21 में जितना भी है, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे जल से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, और चाहे सूखाग्रस्त एरिया हो, चाहे जितनी भी महामारियां आ रही हैं, अब UNFCCC कोई मदद नहीं करेगा, अब आप अपना खुद करिए। कार्बन की कटौती से रिलेटेड जितनी भी छूट देनी थी, सबकी सब यानी छूटें समाप्त कर दी गई है। ठीक। तो यही कारण है कि वर्तमान समय में सरकार के ऊपर क्या चुनौतियां बहुत ज्यादा है। लोग क्या चाह रहे हैं कि जैसे पहले चला रहे थे, वैकेंसी आ रहे थे, वही अभी भी चले, वही अब भी चले ये सब चीज। अभी उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल, क्या नाम है, आनंदीबेन, इन्होंने जगह जगह यूनिवर्सिटी का सर्वे किया, गए हैं सब जगह पे, राशि टंडन हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल, सब जगह। बस एक ही बात उन्होंने कहा है कि बच्चों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करें, रोजगार के नए अवसर को संसाधन करने का प्रयास करिए। यानी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट अब कम हो जाइए। यानी इन्होंने क्या किया है, वही एजेंडा 21 की जो लाइन थी, उसी को यानी इनडायरेक्ट रूप में लोगों को कह दिया है। मतलब अब आप अपने एजुकेशन को इस तरह से बनाइए कि आपका रिसोर्स का यानी एक कारण बन जाएगा। यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी अब ज़्यादा नहीं है। हमारे पास जो सरकारी जो नौकरियां हैं, वो क्या है, ज़्यादा नहीं है, यानी कम ही है। वो ज़्यादा यानी हम दे सकते हैं 4%, 5%, 10% नहीं, बाकी 90% को क्या देंगे हम लोग। 90% यानी अपने रोजगार के अवसर खुद तलाशिए। नहीं तो क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या होगा, भूखमरी, ये सारी चीज़ें सब आएगी, सब चीज़ें। चलिए, तो ये एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से रिलेटेड हो गया, है ना। और दूसरा जो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रमुख क्षेत्र है, वो इटावीरा मिलेगा आपको। एक ये देखिए, इटावीरा नजर आ रहा है, इटावीरा मैप में देखिएगा, इटावीरा। और एक है आपका वेलो हार्जेंटोनो। एक ये है, दूसरा आपका है इटावीरा। वेलो हार्जेंटेनो देखिए नजर आ रहा है, और तीसरा आपका है रियो। 3 जगह आपको मिलेगा इसमें। इटावीरा कहाँ नजर आया, इटावीरा ये हो गया, रियो आपका ये हो गया, ठीक। और एक आपका सिएरा डी माटो ग्रोसो, ब्रासीलिया। एक भी वहीं पे छोटा सा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे इटावीरा मिल जाता है ऐसे। इटावीरा, और तीसरा क्षेत्र ऐसे मिल जाएगा आपका बेला हार्जेंटेनो। हार्जेंटेनो। और यहां से देखिए क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल बन जाता है, ये ऐसे आपका ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ये ब्राजीलियन जो ऊंचे भू क्षेत्र है, वहीं पर आपका ये ट्रायंगल ये बनता है, त्रिभुजाकार है ये। और ये जो क्षेत्र होता है, ये खनिज संसाधन से बहुत ज्यादा संपन्न एरिया है। कहा जाता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा जो लो अयस्क की खान पाई जाती है, वो कौन सी है, वो इटावीरा है आपकी। ये है क्वेश्चन आया हुआ इस पे, इटावीरा पे लोह अयस्क की खान, लोह अयस्क की खान, लोह अयस्क की खान। तो क्या नाम है इसका, इटावीरा।
ठीक। और जो मांटो ग्रासो आपका है वो भी देखिए आपका खनिज से रिलेटेड है, और वहां पे जो आपकी खनिज पाई जा रही है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ क्या है? मैग्नीज। अब देखिए रॉ मटेरियल अपने आप ही मिल गया। वेबर का सिद्धांत, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि ये भार ह्रास वाले उद्योगों को लेता है। ये कि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, कि जो बड़े बड़े उद्योग होंगे, जो भार ह्रास वाले उद्योग होंगे, वो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? रॉ मटेरियल के पास ही यानी स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा कि कच्चे मालों को ले जाना और उनको फिर डंपिंग करना आसान हो जाता है। यानी न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत आ जाता है किसका? वेबर का यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। यही कारण है कि जो इटावीरा वाला जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर भारी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज देखिए मोंटेग्रासो है, यहाँ से मिल जा रहा है, और इटावीरा की खान से क्या मिल जा रहा है? आपका लो एस्क मिल जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या है कि लो इस्पात उद्योग यानी ब्राजील का मुख्य रूप से यहाँ पे डेवलप हुआ है ये। फिर इसके बाद देखें हम लोग कि इसी क्षेत्र से भूमध्य रेखा भी गुजर रही है। इसी क्षेत्र से क्या गुजर रही है? भूमध्य रेखा भी गुजरती है। और जब देखिए भूमध्य रेखा गुजर रही है तो यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखा है तो किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? तो उत्तर क्या होगा आपका? भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु। क्यों? भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। कोपेन ने इसको किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया है? AF के द्वारा किया गया है। ए का मतलब क्या होगा कि विषुवत रेखा के आसपास, और F का मतलब क्या होगा? फुल रेन इन होल ईयर, यानी पूरे वर्ष क्या होगा? आर्द्रता यानी यहाँ पर बनी रहेगी। तो AF प्रकार की यहाँ पे जलवायु यानी देखने को मिल रही है। तो आर्द्रता नहीं होगी तो एक होगा आपका AS हो सकता है, और एक होगा आपका AW होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? मौसम चेंज। एक में क्या होगा? समर ड्राई होगा, एक में क्या होगा? विंटर ड्राई होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु यानी देखने को मिलती है ये। लेकिन उसके आसपास और क्या बता रहे हैं कि ब्राजील का जो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये जहाँ पे ये नीचे से मकर रेखा गुजर रही है, ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इसके पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। कैसी जलवायु आती है? मानसूनी जलवायु। तो दो प्रकार की यहाँ पे जलवायु आती है। एक आपका AF होता है और दूसरी क्या होगा? AM प्रकार की जलवायु देखने को मिल रही है। एक मानसूनी जलवायु है, दूसरा क्या है? AF प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और जब ये दोनों जलवायु देखने को मिल रही है तो यहाँ पर देखिए वर्षा की जब मात्रा ज़्यादा है तो किसी भी मिट्टी में जब आर्द्रता ज़्यादा हो, अर्थात जब लीचिंग की मात्रा ज़्यादा होती है ना, लीचिंग का मतलब क्या होता है? पानी रिस रिस कर काफ़ी नीचे तक चले जाना, है ना। इसी को निच्छालन कहते हैं। इसी को लीचिंग को क्या कहते हैं? निच्छालन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ की मिट्टी में क्या होगा? निच्छालन की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। और जिस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है वहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय प्रकार की हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीयता वहाँ की बढ़ जाती है, वो, है ना। किसी में भी अगर नमी ज़्यादा होगी
है ना, निच्छालन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो परिणाम क्या होगा वहाँ पर कि अम्लता वहाँ की बढ़ जाती है। और जब देखिए यहाँ की अम्लता बढ़ गई इसी में चूना पत्थर नीचे वो भी सब पाए जाना। और चूना पत्थर जब बह करके जाता है तो एक मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी थी वो? टेरा रोशा। जब हम लोग चूने पत्थर के द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेरा रोशा नाम का जरूर आता है वर्ड। ठीक, तो टेरा रोशा है क्या कि चूना पत्थर जो पानी यानी अंडरग्राउंड के वाटर जो जा रहा है वो, ठीक, जो जम जाता है उसी को यानी टेरा रोशा कहा जाता है वो। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी है? टेरा रोशा मिट्टी पाई जा रही है। टेरा रोशा की बात करें तो अपने यहाँ जो काली मिट्टी है उसी से यानी मिलता जुलता ये रूप होता है। इसमें चिकनापन काफ़ी ज़्यादा होता है, सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, नमी यानी उसमें ज़्यादा रहती है, इस तरह के टेरा रोशा में रहती है। यानी उसमें लीचिंग की मात्रा यानी काफ़ी नमी बहुत ज़्यादा रहती है ये। ठीक, तो टेरा रोशा में क्या होता है? अम्लता काफ़ी ज़्यादा होती है। नमी जैसे है थोड़ा सा जब दक्षिण की तरफ जाएंगे यहाँ पे तो जहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा नहीं आएगी, मानसूनी जलवायु जब पाई जाएगी इस जगह पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि क्रैक दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में, सूखने पर दरार पड़ जा रही है, ठीक ना। जब पूरे वर्ष वहाँ पर आर्द्रता नहीं रहेगी वहाँ पे क्रैक पड़ जाती है ना। तो टेरा रोशा मिट्टी पाई जा रही है। तो टेरा रोशा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? अम्लीयता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सिचुएशन मिली आपको। अब इस पे देखते हैं लोग, टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं, रेनफॉल ज़्यादा है कि नहीं, तापमान भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है कि नहीं। भाई जब पठार उच्च भाग है तो स्लोप भी ज़्यादा है। जनजाति वाले क्षेत्र होंगे कि नहीं? जाहिर सी बात, भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, जनजाति वाला क्षेत्र होगा तो सस्ते मजदूर भी मिल जाएंगे इसको यहाँ पे आसानी से। तो जब ये सारी प्रक्रिया जब मिल जाती है तो वहाँ पे कौन सी फसलें यानी उत्पादित होती हैं? इस प्रकार की क्लाइमेट में कौन सी जलवायु यानी इस प्रकार की क्लाइमेट में कौन सी यानी फसल यानी उत्पादन की जाएगी? कहवा की, है ना, किसकी हो जाती है? कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पे। यही कारण है कि ब्राज़ील का जो उच्च भू क्षेत्र होता है ये कहवा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, रेनफॉल ज़्यादा, स्लोप पानी भी नहीं ठहर पाया और सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल गए। अब कॉफ़ी के लिए एक चीज़ समस्या हो जाती है कि यहाँ पे छायादार वृक्ष की ज़रूरत पड़ जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे केला, यहाँ पे क्या करते हैं कि उस पेड़ के साथ साथ यानी केले की छां दे दी जाती है ना, कि टेम्परेचर चाहिए नो डाउट, है ना, क्योंकि जब तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगा ही नहीं दोनों में। हाँ, पानी नहीं रुकना चाहिए। केला के लिए तो उसको देखिए, केला को यहाँ पे व्यावसायिकरण नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक सहायक के रूप में ले रहे हैं। नहीं तो उतना हो जाता है, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना वो प्रोवाइड कर देंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जो मेन है जब फल लगते हैं, है ना, तो फल की बात आती है केले के, है ना। तो फल को इन्होंने व्यवसाय के रूप में किया नहीं, व्यवसाय के रूप में तो ये है, इसको ये क्या किया, माध्यम लिया है केवल। वो मेन उनका क्या है, जो लक्ष्य है इसकी। चाहते तो चाय भी खेती कर सकते थे, लेकिन दोनों में देखा जाए तो चाय क्या है आपका सस्ता पड़ जाता है, कॉफ़ी है महंगा पड़ जाता है, इसलिए इस पर यानी ज़्यादातर इस पर किया जाता है। तो ये विशेषता यानी यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी। तो इस प्रकार ये क्या है, ये प्रोफेशनल की तरफ यानी ज़्यादा, है ना, क्या है
प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए यहाँ के लोग। तो इस प्रकार यहाँ पे कहवा भारी मात्रा में होता है ना। और यही दूसरा चीज़ देखा जाए तो कहवा आपको कहाँ मिल रहा था, कोलंबिया में मिल रहा था, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी कार्डिलेरा यानी आ रही थी। एंडीज के जो पूर्वी और पश्चिमी कार्डिलेरा जो मैकडोनाल्ड नदी घाटी है वहाँ पर भी आपके देखने को मिल रही थी। तो अब बात आती है कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या कारण है कि कोलंबिया है ब्राजील को पीड़ दे रहा है उत्पादन में। उत्तर क्या होता है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो 8-9 साल पुराने हो गए हैं। तो जब देखिए किसी चीज़ की यानी जब पुराना हो जाता है तो उत्पादकता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे उदाहरण रहेगा गन्ने की खेती ले लिया जाए, गन्ने में क्या होता है 3-4 साल यानी फसल ली जाती है, लेकिन वो किसान ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करता है जो प्रतिवर्ष यानी गन्ने की बुआई कर रहा है नया, तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। और जो यानी पुराना ही यानी कि 3-4 साल तक प्रयोग कर रहा है उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोलंबिया क्या कर रहा है, जो मैकडोनाल्ड नदी घाटी क्षेत्र था वहाँ पे नए नए वृक्ष यानी लगा रहे हैं, ठीक। और इस वजह से क्या कर रहा है कि ये वहाँ की उत्पादकता को बढ़ा दे रहा है और इस प्रकार जो ब्राज़ील की उत्पादकता में कमी आई है ना। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि क्या कारण है कि ब्राज़ील है ये इसकी उत्पादकता में कमी क्यों आई है, तो उत्तर क्या होगा आपका, यही 8-9 साल यानी ये पुराने वृक्ष हैं, इस वजह से ऐसा ये हो रहा है। एक इसमें जो है कहवा की है अरेबिका पूछा गया है, जो एक होता है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा और तीसरा आपका है मोचा। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं ये, ठीक है, ठीक, तीनों क्वेश्चन आएंगे। तो अरेबिका है ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा, हमारे यहाँ भारत में भी पाई जा रही है और ब्राज़ील में भी ये पाई जाती है ना, ये दोनों। हाँ, तो ये छोटे यानी अच्छे किस्म की होती है ये, ठीक। और तो भारत है और ब्राज़ील जैसे देशों में इसकी खेती की जाती है। अन्य जगह पे आपका रोबस्टा है उसकी करी जा रही। मोचा की बात करें तो यमन वाला जो क्षेत्र वहाँ पे पाया जाता है ये, है ना, अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में, है ना, वहाँ पे मोचा पाया जाता है। तो 3 किस्म के इसको ध्यान में ये रखना है ये, तो इतना पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिएगा इसके बाद, पेंटागोनिया मरुस्थल या पठार। चलिए, तो इसके बाद देखिए कुछ इसमें 2 पठार और हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। जो सबसे उत्तरी भाग में है ये, यहाँ पे आपका जो पाया जाता है उसका नाम है गुइना का पठार है ये, इसका नाम क्या है, गुइना का पठार। और इसी पठारी क्षेत्र में 3 प्रमुख देश आपके आएंगे ये, यहाँ पे 3 प्रमुख देश आएंगे। एक देश है उसका नाम है गुइना, पहला है गुइना, और गुइना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, बंदरगाह के रूप में है ये जॉर्ज टाउन। दूसरा जो है आपका सूरीनाम, दूसरा देश सूरीनाम, और सूरीनाम की राजधानी है पैरामेरिबो। और तीसरा जो है उसका नाम है फ्रेंच गुइना, फ्रेंच गुइना, और उसकी राजधानी है ईएल। 3 यानी यहाँ पे आते हैं। लास्ट में जो एक पठार पाया जाता है ग्रान चाको का पठार, ग्रान चाको का पठार। तो इस तरह से ये 2 पठार आपके हैं, जो कि ब्राज़ील के एक उत्तर में एक ब्राज़ील के दक्षिण में है। फिर कुछ यहाँ पे घास की भूमियां भी आपको नजर आएंगे, घास के मैदानी क्षेत्र।
घास के मैदान। घास के मैदान को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका उष्ण घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण घास के मैदान। तो जहां पे देखिए भूमध्य रेखा ये जा रही है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो आपके पाए जाते हैं वो कौन से मैदान पाए जाएंगे? आपके उष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? उष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण वाले जो पार्ट होते हैं वहां पे कैसे पाए जाएंगे? आपके शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। तो जैसे भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के इधर वाला जो क्षेत्र होगा ये जहां पे वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला में उष्ण घास का मैदान पाया जाता है, उसका क्या नाम है? लानोज। लानोज। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो पाया जाता है ब्राजील में जो है उसका नाम क्या है? कंपोज। और जो अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पंपास। उसका नाम क्या है? पंपास। और एक है आपका जो कि भूमध्य रेखीय सदाबहार हरित वन पाए जाते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? सेल्वास कहते हैं उसे सेल्वास। अगर इस तरह से आपको 4 वनस्पतियां दे दी जाएंगे ये, उनको कह दिया जाए उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? लानोज, फिर उसके बाद सेल्वास, फिर उसके बाद है कंपोस, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पंपास। उसके बाद क्या आएगा? पंपास, है ना। तो ये 4 वनस्पतियां हैं जो उत्तर से दक्षिण देखने को मिलती है। ये इनमें से जो लानोज होते हैं, कंपाउज होते हैं, ये शिकार भूमियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए जाना जाता है? शिकार भूमियों के लिए। यानी यहाँ पे घास की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उसमें छिपने का प्रयास करते हैं ना, और इस वजह से इसी को शिकार भूमियाँ कहते हैं। जो पंपास घास का मैदान होता है, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये होगा आपका, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध होता है। जैसे गेहूं की खेती करना, है ना, तो गेहूं की खेती यानी कहाँ पे की जाती है? अर्जेंटीना में की जाती है ये। ठीक, तो ये 4 घास के मैदान इसके अतिरिक्त आपके और आपके आ जाते हैं। ठीक। सेल्वास है, यहाँ की वनस्पतियां हैं जो भूमध्य रेखीय सदाबहार हरित वन होते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास आपके पाए जाते हैं, वो भी आपके ये हैं। अब चूंकि कहीं कहीं पर भी देखिए आपको ये सेल्वास को वनस्पतियां ने देखे घास दे दिया जाता है, वो भी है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है? वही चीज है कि घास और वनस्पतियां लगभग यानी एक तरह से मिलते जुलते हैं, वनस्पतियों से कोरिलेटेड है, प्राथमिक उत्पादकता के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए चारों को एक साथ ऐसे रख दिया जाता है। तो उत्तर से दक्षिण में देखें क्या मिलेगा आपको? लानोज, सेल्वास, कंपाज और पंपास, ये सब के सब वनस्पतियां हैं। ठीक, तो सेल्वास वहाँ के वृक्ष होते हैं। ठीक, और बाकी आपके ये घास के मैदानी क्षेत्र हैं आपके ये। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे।